हेलो एवरीवन, मैं हूं कुसुम चौहान। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए जो कक्षा 10 के बच्चे हैं उनके लिए ये वीडियो लेके आई हूं और कहानी का नाम है जामुन का पेड़। कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इस वीडियो में मैंने आप लोगों को इस कहानी का पूरी तरह से सारांश बताया है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसके लेखक कौन हैं। तो जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की प्रसिद्ध हास्य व्यंग कथा है। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं कृष्णचंद्र जी। तो हास्य व्यंग्य के लिए चीज़ों को अनुपात से ज़्यादा फैला फुलाकर दिखलाने की परिपाटी पुरानी है और यह कहानी भी उसका अनुपालन करती है। इसलिए इसकी घटनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण और अविश्वसनीय लगने लगती हैं। विश्वसनीयता ऐसी रचनाओं के मूल्यांकन की कसौटी नहीं हो सकती। प्रस्तुत पाठ यह स्पष्ट करता है कि कार्यालयी तौर तरीकों में पाया जाने वाला विस्तार कितना निरर्थक और पदानुक्रम कितना हास्यपद है। यह व्यवस्था के संवेदन शून्य व अमानवीयता के रूप को भी बताता है। तो मैं आप लोगों को इस कहानी के बारे में बता देती हूँ पहले कि ये इनकी हास्यप्रद एक रचना है जो लेखक हैं। तो ऐसा रियलिटी तो ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन ये कहानी उन लोगों के लिए बनाई गई है कि एक के बाद एक दूसरे की जिम्मेदारी को माने अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करके वो एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारियों को कैसे थोप देते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो रात को चली आंधी में सचिवालय के पार्क में जामुन का पेड़ गिर गया। सुबह माली ने देखा कि उसके नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। उसने यह सूचना तुरंत चपरासी को दी। इस तरह मिनटों में दबे आदमी के पास भीड़ इकट्ठी हो गई। क्लर्कों को रसीले जामुनों की याद आ रही थी। तभी माली ने आदमी के बारे में पूछा। उन्हें उस आदमी के जीवित होने में संदेह था। तभी वह दबा हुआ आदमी बोल पड़ा। माली ने पेड़ हटाने का सुझाव दिया, परंतु सुप्रिटेंडेंट ने अपने ऊपर के अधिकारी से पूछने की बात कही। इस तरह बात डिप्टी सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, मिनिस्टर के पास पहुंची। मंत्री ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा और उसी क्रम में बात नीचे तक पहुंची और फाइल चलती रही। यानी कि इस कहानी में एक आदमी बेचारा वो जामुन के पेड़ के नीचे दब जाता है, लेकिन उसको तुरंत निकालते तो नहीं है कोई भी, लेकिन आगे बढ़ाते रहते हैं कि हाँ वो देखेगा, उससे ऊपर वाला कहता है वो देखेगा। तो आइए आगे और बढ़ते हैं। तो दोपहर को भीड़ इकट्ठी हो गई। कुछ मनचले क्लर्क सरकारी इजाज़त के बिना पेड़ हटाना चाहते थे। तो वो जो दफ्तर में काम करते थे क्लर्क, वो चाहते थे कि इस पेड़ को हटा दिया जाए। कि तभी सुपरिटेंडेंट फाइल लेकर भागा भागा आया और कही यह काम कृषि विभाग का है। तो वो कहता है कि ये काम हमारा नहीं है, ये कृषि विभाग का है। वह उन्हें फाइल भेज रहा है। कृषि विभाग ने पेड़ हटवाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग पर डाल दी। तो कृषि विभाग कहता है कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये है व्यापार विभाग की जिम्मेदारी। व्यापार विभाग ने कृषि विभाग पर जिम्मेदारी डालकर अपना पल्ला झाड़ दिया। यानी इस कहानी में एक दूसरे पर जिम्मेदारियां डाल रहे हैं और अपना पल्ला झाड़ ले रहे हैं कि ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो पेड़ हटाएगा, कि ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो पेड़ हटाएगा। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। यानी आदमी वहाँ दबा पड़ा है, उसकी किसी को फिक्र नहीं है, फाइल आगे बढ़ती जा रही है। शाम को इस मामले को हार्टिकल्चर विभाग के पास भेजने का फैसला किया गया, क्योंकि यह फलदार पेड़ है। तो रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया। जो माली था उसको उस बेचारे आदमी पे दया आ गई और उसे आकर वो दाल भात खिला देता है, क्योंकि उसमें अभी जान बाकी थी। जबकि उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा था। यानी पुलिस का पहरा लगा हुआ था, लेकिन वो बेचारा दबा हुआ वहीं पड़ा था और जो फाइल थी वो आगे बढ़ती जा रही थी। माली ने उसके परिवार के बारे में पूछा तो दबे हुए आदमी ने स्वयं को लावारिस बताया। तो वो दबा हुआ आदमी कहता है कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है और मैं एक लावारिस इंसान हूँ।
तीसरे दिन हार्टिकल्चर विभाग से जवाब आया कि आजकल पेड़ लगाओ स्कीम जोर शोर से चल रही है, अतः जामुन के पेड़ को काटने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो हार्टिकल्चर वाले कहते हैं कि जो जामुन का पेड़ है उसको काटने की इजाज़त नहीं दी गई है। एक मनचले ने आदमी को काटने की बात की, तो एक कहता है कि इस आदमी को ही काट दो, इससे पेड़ बच जाएगा। दबे हुए आदमी ने इस पर आपत्ति की, ऐसे तो वह मर जाएगा। वो कहता है कि मैं मर जाऊंगा। आदमी काटने वाले ने अपना तर्क दिया कि आजकल प्लास्टिक सर्जरी उन्नति कर रही है, यदि आदमी को बीच से काट कर निकाल लिया जाए तो उसे प्लास्टिक सर्जरी से जोड़ा जा सकता है। तो वो कहता है कि तुमको काट के निकाल लेंगे, फिर तुम्हारी प्लास्टिक सर्जरी कर देंगे, बट पेड़ को हम बचा लेंगे। इस बात पर फाइल मेडिकल विभाग भेजी गई। वहाँ से रिपोर्ट आई कि सारी जांच पड़ताल करके पता चला कि प्लास्टिक सर्जरी तो हो सकती है, किंतु आदमी मर जाएगा। अब बीच में से काटेंगे तो आदमी तो मरेगा ही मरेगा। अतः यह फैसला रद्द हो गया। अब ये फैसला भी हटा दिया गया। रात को माली ने उस आदमी को बताया कि कल सभी सचिवों की बैठक होगी, वहाँ केस सुलझाने के आसार हैं। दबे हुए आदमी ने गालिब का एक शेर सुनाया। बेचारा दबा पड़ा है और एक शेर सुनाता है। ये तो माना कि तगाफूल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। तो ये उस बेचारे ने एक शेर सुनाया। उसके बाद यह कहानी माली हैरान हो गया। यह सुनकर माली हैरान हो जाता है उसके शेर को। आदमी के शायर होने की बात सारे सचिवालय में फैल गई। अब उसको पता चल गया था कि ये एक शायर भी है जो दबा हुआ है, तो उसने सारे सचिवालय में ये खबर फैला दी कि वो एक शायर है। फिर यह चर्चा शहर में फैल गई और तरह तरह के कवि व शायर वहाँ इकट्ठे हो गए। वे सभी अपनी रचनाएं सुनाने लगे। किसी को चिंता नहीं थी कि उसको निकाल दिया जाए, बस लगे पड़े हैं। कई क्लर्क उस आदमी से अपनी कविता पर आलोचना करने को मजबूर करने लगे। जब यह पता चला कि दबा हुआ व्यक्ति कवि है, तो सब कमेटी ने यह मामला कल्चरल डिपार्टमेंट को सौंप दिया। साहित्य अकादमी के सचिव के पास फाइल पहुंची। सचिव उसी समय उस आदमी का इंटरव्यू लेने पहुंचा। बेचारा दबे हुए आदमी ने बताया कि उसका उपनाम ओस है तथा कुछ दिन पहले उसका लिखा हुआ ओस के फूल गद्य संग्रह प्रकाशित हुआ है। यानी उसने कोई रचना लिखी है, वो अभी कुछ दिन पहले ही प्रकाशित हुई है। सचिव ने आश्चर्य जताया कि इतना बड़ा लेखक उनकी अकादमी का सदस्य नहीं है। आदमी ने कहा कि मुझे पेड़ के नीचे से निकालिए, क्योंकि मैं मर जाऊंगा। सचिव उसे आश्वासन देकर चला गया। उसने भी उसकी कोई बात नहीं सुनी। अगले दिन सचिव ने उसे साहित्य अकादमी का सदस्य चुने जाने की बधाई दी। माने चुन लिया है और बधाई भी दे दी है, लेकिन उसको अभी तक निकाला नहीं जा सका। आदमी ने उसे पेड़ के नीचे से निकालने की प्रार्थना की, तो उसने असमर्थता जताई। उसने कहा मैं नहीं निकाल सकता तुमको, तुम्हें सदस्य तो मैंने बना लिया है, पर ये मैं नहीं कर सकता। उसने कहा कि यदि तुम मर गए तो वे उसकी बीवी को वजीफ़ा दे सकते हैं। वो कहता है कि अगर तुम मर जाओगे तो मैं कुछ पैसे तुम्हारी बीवी को दे दूंगा। उनके विभाग का संबंध सिर्फ कल्चर से है। पेड़ काटने का काम आरी कुल्हाड़ी से होगा। वन विभाग को लिख दिया गया है। शाम को माली ने बताया कि कल वन विभाग वाले पेड़ काट देंगे। तो यानी कि बेचारा 2 दिन से वहीं दबा हुआ है, अभी तक न पेड़ काटा गया था न ही उसको निकाला गया था। माली खुश था। दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था। अब वो बेचारा 2 दिन से दबा पड़ा था, तो जवाब देगा ही शरीर। कितने दिन रहेगा? दूसरे दिन वन विभाग के लोग आरी कुल्हाड़ी लेकर आए, तो विदेश विभाग के आदेश से यह कार्य रोक दिया गया। यानी पहुंच तो गए थे, लेकिन फिर एक आदेश आता है कि ये काम को रोक दिया जाए, इसको नहीं काटा जाए। यह पेड़ पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सचिवालय में 10 साल पहले लगाया था। पेड़ काटने से दोनों राज्यों के संबंध बिगड़ जाएंगे।
दूसरे, पिटोनिया सरकार राज्य को बहुत सहायता देती है। 2 देशों की खातिर एक आदमी के जीवन का बलिदान दिया जा सकता है। यानी अभी भी देशों की पड़ी है, उस बेचारे आदमी की कोई चिंता नहीं है। अंडर सेक्रेटरी ने बताया कि प्रधानमंत्री विदेश दौरे से सुबह वापस आ गए हैं। अब वे ही निर्णय करेंगे। शाम के 5 बजे स्वयं सुपरिटेंडेंट कवि की फाइल लेकर आया और चिल्लाया कि प्रधानमंत्री ने सारी जिम्मेदारी स्वयं लेते हुए पेड़ काटने की अनुमति दे दी है। फाइनली ये डिसाइड हुआ कि प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि पेड़ को काट दो। कल यह पेड़ काट दिया जाएगा, तुम्हारी फाइल पूरी हो गई। परंतु कवि का हाथ ठंडा था, उसके जीवन की फाइल भी पूरी हो चुकी थी। यानी इस कहानी में आप देख सकते हैं कि फाइल आगे बढ़ती रही, लेकिन सही निर्णय नहीं कोई ले पाया और उस बेचारे आदमी की जान चली गई। सारांश अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।